हमारे आज के महारथी डीआर चोकसी फिनसर्व के एमडी देवेन चोकसी। देवेन भाई बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। देवेन सर, कैसा लग रहा है आपको ये जियोपॉलिटिकल जो रिस्क है बाजार के लिए? क्या आपको लगता है, आपका सेंस क्या कहता है? आपको तो सर लगभग 4 दशक का एक्सपीरियंस है ये इस तरह की चीजों को ट्रैक करने का, समझने का। क्या आपको लगता है कि ट्रंप ईरान पर सीधा हमला बोल देंगे और माहौल यहां से थोड़ा और खराब हो जाएगा? गुड मॉर्निंग अभिषेक। वेल आई थिंक पिछले कई सालों से हमने एक चीज के ऊपर ध्यान दिया है कि जब भी मार्केट के अंदर कोई भी अनटूवर्ड सिचुएशन बनती है, उसके अंदर मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी साथ में बनती जाती है। तो ये हमारा फोकस एरिया है कि जब भी ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वॉर रिलेटेड सिचुएशन और जो वॉर के अंदर मीडिएशन करके आई थिंक वॉर को समाप्त करना, ये जब सिचुएशन जो बन रही है उसके अंदर अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रही है, उसके अंदर हमारा ज्यादा फोकस है। क्योंकि हम लोग ज्यादातर ये सब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं कि आई थिंक दो कंट्रियां कैसे अपने वॉर के इश्यूज को रिजॉल्व करेगी, या अमेरिकी प्रेसिडेंट के आई थिंक वॉर को कैसे संभाल लेंगे, वो चीज के ऊपर हमारी ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है। परंतु एक चीज जरूर है कि नियर टर्म में क्या हर्डल दिख रहा है और लॉन्ग टर्म में क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है। नियर टर्म में जो हर्डल दिख रहे हैं उसके अंदर क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल का सप्लाई थोड़ा बहुत अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो कंट्री ने ईरान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, वो कंट्री को ऑयल अगर ना मिल पाता है बिकॉज ऑफ आई थिंक द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू द लॉजिस्टिक सिचुएशन और प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू द अटैक ऑन द ऑयल फील्ड, इस हिसाब से अगर उनको क्रूड ऑयल नहीं मिल पाता है तो आई थिंक द क्रूड ऑयल माइट प्रोबेबली आई थिंक शूट अप। क्योंकि आई थिंक जो अदर देशों के पास से क्रूड ऑयल आपको प्रोक्योर करना है, वहां पे से आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी उसको स्क्वायर अप करना पड़ेगा एंड देन प्रोक्योर करना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती है। तो नियर टर्म में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे ऐसा मानना है। लॉजिस्टिक सिचुएशन कंट्रोल में ना आती है तो एडवर्स इम्पैक्ट आ सकती है एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर 3-6 महीने के लिए। ये भी एक आई थिंक सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। बट उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है, वो अपॉर्चुनिटी काफी जगह पे दिख रही है। एक तरफ हर जगह पे डिस्ट्रक्शन के बाद जब भी कंस्ट्रक्शन होता है, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनती है। एल&टी जैसी कंपनियां काफी समय से एक नजर रख के बैठी है कि जो दिन वॉर का सिचुएशन कम होता है, उसके साथ में जो रिकंस्ट्रक्शन सिचुएशन बनेगा, उसके अंदर इधर यूक्रेन हो या ईरान हो, ये इजराइल हो, वहां पे आई थिंक नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने शुरू हो सकते हैं। सिमिलरली आई थिंक हम ऐसा देख रहे हैं कि मेटल कमोडिटी जिसकी डिमांड वर्ल्ड मार्केट के अंदर काफी हद तक सुरक्षित गिनी जानी चाहिए, पर्टिकुलरली कॉपर और स्टील की। मैं समझता हूँ कि अगेन आई थिंक द कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन will invite higher demand from that segment। तो हम सिलेक्टिव पॉकेट्स के अंदर थोड़ा ध्यान ज्यादा देते हैं। ये मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज काफी है, बट आज जहाँ पे प्राइस मैच्योरिटी नहीं हुई है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रख रहे हैं। देवेन सर, एक और चीज़ है, ये तो सही है कि नहीं, वॉर लाइक सिचुएशन आते रहे बाजार के लिए और बाजार उसको नेविगेट करके आगे बढ़ता है और ऊपर ही जाते हुए दिखता है। आप जरा सर ये समझाइए कि अगर मान लीजिए किसी को यहाँ से अगर अपने पोर्टफोलियो में कुछ रीशफलिंग अगर कोई किसी को करने का मन हो या फिर ज़रूरत हो, तो आपके हिसाब से आकर्षक अभी मौके कहाँ पर दिख रहे हैं और कौन से स्पेसेस ऐसे यहाँ पर आपको लगता है कि अब यहाँ से थोड़ी रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी और उतने आकर्षक तेजी के मौके नहीं बनेंगे? सो आई थिंक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनियां के लिए आई थिंक समय अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आपकी लायबिलिटी कॉस्ट कम हो रही है, दूसरी तरफ जो मार्क टू मार्केट गेन बॉन्ड पोर्टफोलियो के अंदर आपको मिल रहा है, तो उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर एक इंप्रूवमेंट अच्छा मिल रहा है। तीसरी तरफ इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ अच्छा होने के कारण ऑलरेडी लैंडिंग बुक आपकी बढ़ रही है। तो सर्टेनली आई थिंक द बैंक्स आर इन अ बेटर पोजीशन करंटली, ऐसा मेरा मानना है। लार्जर बैंक्स के ऊपर प्रेफरेंस ज्यादा रहेगा, स्मॉलर बैंक्स के ऊपर प्रेफरेंस शायद कम रहेगा, बिकॉज लार्जर बैंक के अंदर जब भी इकोनॉमी के अंदर बड़े सेक्टर के अंदर बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होते हैं, तो वहाँ पे लोन बुक की जो रिक्वायरमेंट है वो लार्ज बैंक के पास ज्यादा आती है, तो हम उसे ज्यादा पसंद करेंगे ये समय के अंदर। हाँ, स्ट्रक्चरल बदलाव जरूर है कि बैंकों जो डिपॉजिट के ऊपर काम कर रही थी, उनको भी टेम्पररी डिपॉजिट लेके काम ज्यादा करना पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो शायद आई थिंक वो एक थोड़ा बदलाव का कारण भी हो सकता है बैंक सेक्टर के अंदर। दैट इज व्हाई वी फाइंड टेक्निकली सुपीरियर
an advanced bank would be relatively a better choice for investment. सिमिलरली आईटी क्षेत्र के अंदर जो इंजीनियरिंग आर&डी स्पेस के साथ में जो कंपनियां जुड़ी है, उनके लिए हमें हमेशा मान के चलते हैं कि अपॉर्चुनिटी एंड समय अच्छा जा रहा है। पावर और पावर यूटिलिटी क्षेत्र के अंदर भी आई थिंक समय अच्छा है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो काफी कंपनियां महंगी है। ओईएम ऑटोमोबाइल के अंदर और एट द सेम टाइम दी एंसिलरी कंपनीज जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है, उसके अंदर फ्यू कंपनीज आर लुकिंग रियली गुड फ्रॉम करंट पॉइंट ऑफ व्यू। 20-30% अप्रिसिएशन सालाना पॉसिबल है वो कंपनी के अंदर। तो यहाँ वी आर वेरी सिलेक्टिव, जैसे मैंने बताया मेटल कमोडिटी के ऊपर हम कॉन्ट्रा बाई का एक अप्रोच रख के चल रहे हैं। वहां पे हमें लग रहा है 3-6 महीने के अंदर एक अच्छी अपसाइड की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बिकॉज स्ट्रक्चरल चेंज आ रहे हैं मेटल कमोडिटी के अंदर। तो सिलेक्टिव कंपनीज के अंदर हम अप्रोच ज्यादा रखेंगे जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है। देवेंद्र सर, दो सेगमेंट्स जो एक्सपोर्ट पर बहुत ही हेविली डिपेंडेंट हैं, एक तो आईटी हो गया और दूसरा हो गया फार्मा। आईटी में तो 70-80% की रेवेन्यू आ जाती है अमेरिका से, फार्मा की भी बड़ी आय आती है। आईटी में हाल फिलहाल थोड़ी सी हम रिकवरी देख रहे हैं, पिछले 9-10 सत्र से ठीक ठाक बाइंग हुई है, इक्का दुक्का सत्र छोड़ दें तो। फार्मा को लेकर एक हैंगओवर ये है कि ट्रंप ने कहा है कि वो टैरिफ का ऐलान जल्द ही करेंगे, ऐसी एजेंसीज के हवाले से खबर आई थी। इसको लेकर आप किस तरह से गाइड करेंगे? आपको आईटी अभी कैसा लग रहा है? रिकवरी तो हमने देखी है, 30,000 का इंडेक्स अब 38,000 39,000 के आसपास है। क्या यहां से चलने के लिए भी आपको लगता है कि पर्याप्त ट्रिगर है, या फिर वैल्यूएशन का सपोर्ट मिल पाएगा आईटी को? और फार्मा की पिक्चर आपको कैसी लग रही है सर? सो आईटी के अंदर जो फ्रंटलाइन आईटी कंपनी है उनके लिए थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, बिकॉज ऑफ आई थिंक द चेंज इन द बिजनेस मॉडल दैट दे हैव टू अंडरगो, व्हिच दे हैव अंडरटेकन। दूसरी तरफ जो हमें ज्यादा विश्वास है वो मिड टियर आईटी कंपनीज के अंदर ज्यादा है, कि जो B2B सेगमेंट के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इंजीनियरिंग आर&डी स्पेस जिसकी मैंने उल्लेख ना की, आई थिंक वो एक क्षेत्र या अच्छा लगा है हमें आईटी के अंदर। तो विद इन आईटी नीश हैज टू बी इन B2B एंड इंजीनियरिंग आर&डी, उसके ऊपर हम ज्यादा पसंद करेंगे इन्वेस्टमेंट का अप्रोच। फार्मा कंपनीज की जो बात करें उसके अंदर जो फ्रंटलाइन फार्मा कंपनीज है जिन्होंने ग्लोबल कंट्रीज के अंदर अपनी फुटप्रिंट बना रखी है डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, उनके लिए समय में अच्छा समझता हूँ। इन पर्टिकुलरली जिनके पास कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स या स्पेशलिटी जेनरिक्स है, उनके लिए मेरे ख्याल से समय अच्छा रहेगा, बिकॉज इवन सिचुएशन के जहाँ पे टैरिफ की चर्चा हो रही है, I think complex and specialty generics will be probably commanding the safer margin, the better margin, as we are saying it. और जो कंपनियां ने अमेरिका के अंदर अपने खुद के प्लांट्स डाल के रखे हैं, उनके लिए शायद समय बेटर रहेगा कंपेयर टू अदर्स। सो आई थिंक वी वुड बी अगेन अप्रोचिंग दिस एंटायर सब्जेक्ट सिलेक्टिवली। करंटली मोस्ट ऑफ द फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज आर एडिक्वेटली प्राइस्ड, तो उसके अंदर अगर मार्केट में कोई कारण से गिरावट आती है तो 15-20% का अप्रोच मिल जाएगा कमाने का अगले 12-15 महीने के लिए। तो वो एक ध्यान में रख के चलते हैं एज ऑफ नाउ। ठीक है देवेंद्र सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपनी इंटेलिजेंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। सर, हमेशा अच्छा लगता है आपकी मार्गदर्शन में बाजार की तैयारी करके, और दर्शक भी पसंद करते हैं आपकी क्या उनको गाइडेंस देते हैं। लंबा अनुभव आपका रहा है सर। जल्दी आपसे जल्दी मुलाकात होगी फिर से, और फिर से बाजार को लेकर हम चर्चा करेंगे और कुछ अच्छे सेगमेंट शेयर भी जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आज समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल